तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अमन और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रिच डैड पुअर डैड की बुक से वो टॉप 15 पॉइंट्स। आपने अगर उन पॉइंट्स को पढ़ लिया, ये समझ लिया, तो आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हम इस बुक को फाइनेंशियल एजुकेशन की गुरु मान सकते हैं और इस बुक की पूरे वर्ल्ड में 37 मिलियन कॉपीज सोल्ड हो चुकी हैं। तो रिच डैड पुअर डैड बुक में ऐसा है क्या जिसके लोग इसके इतने मुरीद हैं? अब मैं बताता हूँ क्या है। ये जो रिच डैड पुअर डैड बुक है, ये रॉबर्ट कियोसाकी की, एक तो रिच डैड और एक पुअर डैड, इन दोनों डैड के ही इर्द गिर्द घूमती। अब जो पुअर डैड हैं वो रॉबर्ट कियोसाकी के असली डैड हैं और जो रिच डैड हैं वो उनके दोस्त माइक के डैड हैं। तो जो पुअर डैड की एडवाइस थी वो ये थी कि आपको अच्छे ग्रेड्स लाने चाहिए स्कूल में, अच्छा स्कूल लेना चाहिए, अच्छा कॉलेज लेना चाहिए और उसके बाद आप जॉब करनी चाहिए। पर यहीं पे कई लोग फंस जाते हैं क्योंकि वो अपने कॉलेज के लोन्स ले लेते हैं लोग और उसी के चलते वो बहुत बड़ी डेप्थ में फंस जाते हैं। पर रिच डैड कहते हैं कि नहीं, हमें अपने एसेट्स बिल्ड करने चाहिए। हमें वो जो ओल्ड ट्रेडिशनल स्कूल्स वाली नॉलेज है उसको छोड़कर हमें एक नई नॉलेज लेनी चाहिए। एक जो नई नॉलेज होती है, बिल्कुल वो जो फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड हो, क्योंकि आजकल हमारे स्कूल में वो नॉलेज नहीं बताते, वो असली फाइनेंशियल नॉलेज वाली। हमारे स्कूल में बस ये पढ़ाते हैं कि कैसे अच्छे ग्रेड्स लाएं और कैसे एक अच्छी जॉब लें, पर कोई ये नहीं बताता कि हमें एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, हमें अपना बिजनेस कैसे खड़ा करना है। हमें कोई ये नहीं बताता कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन कहाँ से लें, हम कहाँ से फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज लें। तो ये बुक उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद बन जाती है जो अपनी लाइफ में स्टक हैं, जो इस पूरे ट्रेडिशनल एजुकेशन को बदलना चाहते हैं, जो एक नई एजुकेशन को लाना चाहते हैं। हमारे स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने ये बुक 2 साल पहले पढ़ी थी। मुझे भी कुछ इतना आइडिया नहीं था फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, ये क्या होती है, अकाउंटिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में। पर 2 साल पहले ये बुक पढ़ने के बाद मेरा दिमाग एकदम खुल गया और मुझे पता चला कि अच्छा, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं दुनिया में। मेरा मनी को देखने का एकदम तरीका बदल गया। मुझे ये समझ में आ गया कि स्कूल में भले इन सब चीज़ों के बारे में बातें ना हो, पर हमारी सेल्फ नॉलेज, हमें अपने आप इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए। कहाँ से हमें नॉलेज मिलेगी? बुक्स पढ़नी चाहिए अलग अलग इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। तो ऐसे ही हमारी फाइनेंशियल नॉलेज बिल्ड होगी और आपकी भी ऐसे ही होगी। अगर आप पढ़ेंगे, आप अपने आप पे ध्यान देंगे और आप ऐसी नॉलेज नई नई लेते रहेंगे, तो आप कभी भी फाइनेंशियली अपनी लाइफ में स्टक नहीं होंगे। तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। वो 15 पॉइंट कौन से हैं। अब कई लोग ये सोचते हैं कि उनका प्रोफेशन ही उनकी इनकम है, जो पुअर लोग होते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहता हूँ, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। अब इनका प्रोफेशन इनका इनकम है। अगर वो कुछ दिन काम पे नहीं जाएंगे तो उनकी इनकम नहीं आ पाएगी। पर रिच लोगों की ये सोच होती है कि उनके एसेट्स उनके असली मेन सोर्सेज होते हैं इनकम के। अगर आपके एसेट्स मजबूत हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बन सकते हैं, क्योंकि वो आपकी एक साइड इनकम देती है आपको एसेट्स। और प्रोफेशन का एक बुरा बात ये भी है कि अगर आपने अपनी जॉब लूज़ कर दी, जैसे आप कोई फाइनेंशियल या किसी भी कंपनी में हो, अगर आपने अपनी जॉब लूज़ कर दी तो आपके पास सैलरी नहीं आएगी, तो इसलिए आपके साथ थोड़ी मुश्किल हो जाएगी उस वक्त। पर अगर आपके साथ एसेट होंगे, भले ही अगर आपकी नौकरी छूट गई या आपको नौकरी से निकाल दिया गया, पर आपके जो एसेट्स हैं वो आपके लिए एक मेन इनकम का काम करेंगे। नंबर 2, अब पुअर लोगों की ये बात होती है कि अगर उनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो वो लग्जरी में खर्च कर लेते हैं, उनको कार खरीद लेते हैं, रिस्ट वॉचेस खरीद लेते हैं अच्छी अच्छी। पर इसका ये सॉल्यूशन नहीं है। रिच लोगों की क्या बात होती है, उनको क्या अलग बनाती है पुअर लोगों से? अब वो क्या करते हैं कि वो एक ऐसे एसेट्स बिल्ड कर लेते हैं जो कि उनके सारे एक्सपेंसेस को कवर कर लेते हैं। तो रिच डैड ने ये एडवाइस दी थी कि पहले हमारे पास अगर थोड़े से भी पैसे आ गए तो उनको इन्वेस्ट करिए, अपने कुछ ऐसे एसेट्स बिल्ड करिए जो कि आपको बाद में काम आ सकें, और फिर उन जो एसेट्स से हमारा कैश फ्लो आएगा, हमारे पैसे आएंगे, उनको री इन्वेस्ट कर दिए उनके अंदर, अपने एसेट्स के अंदर उनको री इन्वेस्ट कर दिए, जिससे कि आपके पास और ज़्यादा पैसे आएँ। लग्जरी में समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले एसेट बिल्ड करें, फिर उसके बाद लग्जरी खरीदें। यही है रिच होने का तरीका। नंबर 3, आप कभी भी ज़्यादा इनकम के पीछे मत भागिए, क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतने ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस होंगे। अगर आपकी जॉब समझ ली 1 लाख की है तो आपके एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा होंगे। पर इसका एक तरीका क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि जो आपकी इनकम होती है वो टैक्स वैक्स में से सब में कट कर बहुत कम रह जाती है और आपके एक्सपेंसेस को भी वो कवर नहीं कर पाती। तो इसलिए आपके एसेट्स होने ज़रूरी हैं। जैसा कि मैंने पहले 2 पॉइंट्स में बताया था कि एसेट्स अगर आपके पास होंगे वो आपके सारे एक्सपेंसेस को कवर कर लेगी और आपको एक बढ़िया लाइफ जीने में भी आपकी मदद करेगी वो। अब नंबर 4 पे आता है, नो अ लिटिल अबाउट एवरीथिंग, कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे कि आप अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कॉपी राइटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, टेक,
अगर आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा भी सीख लेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि ये सीखने के लिए मुझे ये सारी इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन, इनको सीखने के लिए मुझे कौन कौन सी वो हैबिट्स चाहिए, कौन कौन सी मुझे वो स्किल्स चाहिए, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप थोड़ा थोड़ा सबके बारे में सीखिए ताकि आपके पास एक ब्रॉडर व्यू आ जाए कि हमें करना क्या है ज़िंदगी में। हम अगर आप इन सब के बारे में सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और मुझे आगे क्या सीखना है। जैसे अगर आपको मार्केटिंग अच्छी लगी तो आप मार्केटिंग के बारे में जानेंगे कि आगे इसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर आप लीडरशिप तो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों को जानने के लिए। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा सीखें सबके बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अब नंबर 5 है वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। ऐसी जॉब ढूंढिए जिसमें आपको कुछ स्किल सेट सीखने के लिए मिले, ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मिले। जैक मा ने भी अपने कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि आपको स्टार्टिंग में छोटी कंपनियों से काम करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनी में आपके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है और जितना ज़्यादा आपके पास वर्कलोड होगा आपको अपने सिचुएशन को हैंडल करना उतना ज़्यादा आएगा। आप ये देख पाएंगे कि आप कहाँ कमज़ोर हैं और कहाँ आप वीक हैं और आपको किस एरिया में इम्प्रूव करना चाहिए। तो स्किल सेट आपको उतनी ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगी छोटी कंपनी में। बड़ी कंपनी में आपको इतना सब कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता और कम काम करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में मैं यही कहूँगा, और जैक मा ने भी यही कहा है कि छोटी कंपनी में ही काम करें, स्किल सेट उससे अच्छा बिल्ड होगा आपका। नंबर 6, अब मेरे नंबर 6 पॉइंट्स को सुनने से पहले कई लोग इन्वेस्टमेंट करने भाग जाएंगे। थोड़ा सा पैसा होगा उसको इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, पर सिर्फ इन्वेस्ट करना ही सही बात नहीं है। सबसे पहले उसके बारे में जानिए कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और किस जगह आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। क्या जहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या ये सही है, क्या मैं इस जगह इन्वेस्ट करूँगा क्या ये सही है। आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने पैसे ज़रूर खो देंगे, ये मैं जानता हूँ। तो सबसे पहले बुक्स पढ़िए इन्वेस्टमेंट के बारे में। वॉरेन बफेट ने भी स्टार्टिंग में बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी थी उन्होंने भी सिंपली ऐसे ही कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं किया था। आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, वीडियोस देखनी चाहिए अच्छी अच्छी कि कैसे आप इन्वेस्टिंग के बारे में स्टार्टिंग में सीख सकते हैं, क्योंकि अभी आप न्यूबी हैं, आपको कुछ नहीं पता अभी इन्वेस्टिंग के बारे में। तो सीखिए, थोड़ा थोड़ा सीखिए इन्वेस्टिंग के बारे में। नंबर 7, आप वो बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। तो इसका ध्यान ज़रूर दीजिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या आप जो पढ़ रहे हैं ये आपको फ्यूचर में काम आने वाला है या नहीं। अब मैं एक एग्जांपल के साथ लेना चाहूँगा, बिल गेट्स। उन्होंने भले ही वो हार्वर्ड में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, पर उनको लॉ अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। अब कई लोग कहेंगे इसने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, ये कैसा इंसान है, पर नहीं। कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद उन्होंने अपने जो फील्ड में थी उसकी नॉलेज की बुक्स पढ़ी बहुत ज़्यादा। उनकी नॉलेज सॉफ्टवेयर में थी तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाई। सॉफ्टवेयर की उन्होंने काफ़ी बुक्स पढ़ी जो कि उनको हेल्प की बाद में माइक्रोसॉफ्ट बनाने में। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं उसके बारे में एकदम घुस जाइए, उसके बारे में एकदम नॉलेज ले लीजिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपको वो नॉलेज ज़रूरी है या नहीं, आपको वो नॉलेज बाद में काम आएगी या नहीं। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए। नंबर 8, कि हर अमीर इंसान ने, क्या वो कभी भी उसकी ज़िंदगी में उसने पैसे लूज़ किए हैं, पर कभी भी किसी पुअर इंसान ने कभी अपनी ज़िंदगी में पैसे लूज़ नहीं किए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कभी ज़िंदगी में पैसे लूज़ नहीं करूँगा और अमीर बन जाऊँगा, तो आप गलत सोचते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप स्टार्टिंग में पैसे लूज़ करते हैं तो आपको देखना चाहिए कि आप पैसे क्यों लूज़ कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव करते हुए आपको आगे अपने एक्शंस लेने चाहिए। नंबर 9, फेलियर इंस्पायर्स विनर्स एंड डिफीट लूजर्स। तो कभी भी फेल होने से मत घबराइए, जितना ज़्यादा हो सके उतनी कोशिश करिए कि आप, भले ही आपको फेलियर हो जाए, पर उससे कुछ सीखें। क्या आपको नया सीखने के मिला? जो आप फेल हुए हैं, क्या आप ऐसी गलती दोबारा दोहराएंगे? और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको वो एडमिट कर लेना चाहिए कि मैं फेल हुआ हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, और फिर आपको आगे स्टेप्स लेने चाहिए। कई लोग एडमिट नहीं करते और इस वजह से वो रिस्क लेने से भी घबरा देते हैं। नंबर 10, कंट्रोल योर इमोशंस। कभी भी कोई दूसरा इंसान कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये क्या कर रहे हो, ये हमारी जो लाइन है उससे अलग जा रहा है, कभी किसी की नहीं सुननी। क्योंकि रिच लोग जो होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो इसी थिंकिंग से अलग चलते हैं। उनको कई लोगों ने स्टॉप करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं सुनते। उनको जो अच्छा लगता है, जिस फील्ड में वो काम करना चाहते हैं, वो काम करते हैं। तो जो ये फैक्टर होता है वो उनको डिफ्रेंशिएट करता है पुअर लोगों से। पुअर लोग ये नहीं करते, दूसरे उनको कुछ भी कह देते हैं वो एकदम मान लेते हैं, वो दूसरों की बात से एकदम सहमत हो जाते हैं। पर ये नहीं करना, आपको अपने दिमाग की सुननी है, सबकी सुनो लेकिन करो खुद की। नंबर 11, सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। आप ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, और मेरे हिसाब से तो आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों के साथ बैठें जो आपसे ज़्यादा स्मार्टर हैं, जो आपसे ज़्यादा बोल्ड हैं। क्योंकि अगर आप उनके साथ बैठेंगे तो आप भी उनके जैसे ही बन जाएंगे। अगर आप अपने से नीचे लोगों के साथ बैठेंगे जिनकी माइंडसेट अलग होगी, तो आप वैसे ही बन जाएंगे उनके जैसे, और आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। नंबर 12, ये कहना कि आई कांट अफोर्ड इट,
आपके ब्रेन को एकदम शट कर देता है, बंद कर देता है। पर ये पूछना कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, आपके दिमाग को एक क्वेश्चन देता है, आपके दिमाग को खोल देता है। आपका दिमाग ये सोचता है कि ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, उसके बारे में आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। इसकी वजह से आपको नए नए वेज मिलेंगे कि कैसे हम फाइनेंशियल पाथ पे चलें। नंबर 13, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि पुअर लोग क्या करते हैं। जब उनको सैलरी मिलती है, वो अपनी सैलरी में से जितना भी उनका एक्सपेंसेस होते हैं उनको निकाल लेते हैं, और जो लास्ट में बचता है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए भेज देते हैं, तो जो कि एक बिल्कुल गलत चीज़ है। रिच डैड ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि आपकी जो सैलरी आए या आपकी कोई सी भी इनकम आए, उसको सबसे पहले एक स्मॉल पोर्शन उसको इन्वेस्टमेंट के लिए जो लास्ट में बचता है उसको यूज़ करिए अपने खर्चों के लिए, एक्सपेंसेस के लिए। जो आप इनिशियली बचाते हैं वो आपकी फ्यूचर में आदत डाल देगा कि हमें ठीक है, इतनी तो हमें बचानी है, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इतनी तो हमारे बच रही है। पर पुअर लोग ऐसे नहीं करते, उनके सारे एक्सपेंसेस निकल जाते हैं, कभी कभार उनके बच जाते हैं पैसे, कभी कभार नहीं बचते। तो ये बहुत ही बुरी हैबिट है, इसको हमें रोकना चाहिए और इसको नहीं करना चाहिए बिल्कुल। नंबर 14, डेवलप अ स्किल टू लिसन, क्योंकि लिसनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉकिंग से। बार बार आप किसी से आर्ग्यू मत करिए, लिसन एंड ऑब्जर्व, उसको सुनिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, तरह तरह के क्वेश्चन पूछिए, अपनी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, और नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करिए अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। और नंबर 15, डू नॉट फॉलो द क्राउड। अब कई लोग सोचते हैं कि अच्छा वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, मुझे भी वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं, वो उधर इन्वेस्ट कर रहा है तो मुझे भी वहीं पे करना चाहिए, और भले ही इसके बाद आप फेल हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो उनके हिसाब से कर रहे हैं, उनकी नॉलेज के हिसाब से कर रहे हैं। पर आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपने जो प्रीवियस जितनी भी फेलियर हुए हैं उसके हिसाब से आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और क्या आपको ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं, या फिर आपने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं, जितनी भी आपके अंदर अभी तक नॉलेज है, उस हिसाब से आप सिर्फ इन्वेस्ट करिए। ना कि ये कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो मे भी अपना अलग लॉजिक लगा रहे हो, पर उनका लॉजिक लगाने का तरीका अलग हो सकता है, पर जो आपका असली तरीका होगा वही मेन है और वही करिए। तो दोस्तों, ये थे मेरे टॉप 15 पॉइंट्स। अगर आपको इनमें से कोई सा भी पॉइंट अच्छा लगा या आप किसी भी पॉइंट से कुछ सीखें तो ज़रूर कमेंट में शेयर करिए, ताकि और लोग भी आपसे इंस्पायर हो सकें। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी एक कम्युनिटी बने, एक अच्छी कम्युनिटी। तो कमेंट ज़रूर करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज़रूर एक लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरी नई फ्यूचर में वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया।